नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी है स्वार्थी बेटा। आजकल आशा जी और उनके पति रमेश जी अपने बेटे बहू के घर पर आए हुए हैं। आशा जी का बेटा तिलक और ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपने माँ बाप से भी बात करने का वह समय नहीं निकाल पाता था। और यदि कभी आशा जी उससे कुछ पूछना चाहे या कोई बात करना चाहे तो वह चिढ़कर जवाब देता, क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिसे मैं आपके साथ बर्बाद करूँ। मुझे ऑफिस का बहुत काम है, इस तरह मुझे परेशान मत किया करो। ये कहकर वह चला गया। बहू भी कुछ कम नहीं थी। दरअसल तिलक के मन में उनके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने जहर भर दिया था। आशा जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन महसूस कर रह जाती थी। आशा जी अपनी पुरानी समय की यादों में खोई हुई थी। कितने बड़े पद पर कार्यरत थे तिलक के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी। सबके साथ प्यार से बातें करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे। लेकिन हमारा बेटा बहू भावनाओं को तो क्या ही समझेंगे। सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती उनसे। रसोई घर का सारा काम आशा जी ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती हैं। कई बार आशा जी ने अपनी बहू को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था और बहू हमेशा यही कहते हुए ही मिलती थी, एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चे की परीक्षा के समय भी वह अपने पति से हमेशा कहती, अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ आओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। आशा जी सब जानती थी, लेकिन अपनी पति की तबीयत देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थे। यूं तो आशा जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू उन्हें घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल आशा जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज रोज उनका इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। आशा जी को घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती थी तो उनका पोते के साथ खेलने को मन करता था, लेकिन उसी समय बहू चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहो। आशा जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति बीमार क्या पड़े, मेरे साथ दो शब्द प्यार के बोलने वाला कोई भी नहीं है। आशा जी के पति का 10 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और आशा जी के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। आज रविवार था, सो बेटा भी घर पर ही था, इसलिए आशा जी ने बेटे को कहा कि मुझे अस्पताल तक छोड़ दें, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे की ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो। रिक्शा करके चले जाओ। यह बोलते हुए तिलक अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही आशा जी दरवाजे की तरफ बढ़ी, इतने में बहू की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो, बहुत तेज धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अंदर से आवाज़ आई। यह देखकर आशा जी भरी आंखें लिए बाहर निकल गईं और रिक्शा ढूंढने लगी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आशा जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा पर बैठ गई और मन ही मन उसे दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगे? आप होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूँ, आपको वापस भी छोड़ दूंगा।
रिक्शा वाले का प्यार भरे दो शब्द से आशा जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक आशा जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कि कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा दे, परंतु जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। इन 2 महीने में ही ना जाने कितनी बार आशा जी ने अपने बहू बेटे से खरी खोटी सुन ली। हालांकि इलाज तो रमेश जी के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन आशा जी के पास उनके पति रमेश जी ने घनिष्ठ दोस्त मोहन जी का फ़ोन आया कि वह शाम को रमेश जी से मिलने आ रहे हैं। आशा जी बहुत खुश हुई कि चलो तिलक के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। तिलक को बोली, तुम्हारे पापा के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों से काट लेना। उनका नाम सुनते ही रमेश जी के दिल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। आशा जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो रमेश जी बहुत खुश हुए। वो अपनी पत्नी आशा जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। तिलक से मिलकर उनके दोस्त बोले, बरखुरदार, आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से ही हो। तुम्हारी माता जी ने तो तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा काम संभालते हुए भी उनकी उफ तक न निकली। सब इतना करना आसान नहीं था। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू उनकी बात काटते हुए बोले, अंकल जी बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना तो करता ही है। जी अंकल जी, प्रीति बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो तिलक हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इतने में तिलक भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझे ये सब कहने के लिए और अब भोली बन रही हो। बेटे तिलक के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर आशा जी की आंखें आंसुओं से भर गई। बिस्तर पड़े हुए रमेश जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को कितने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर वही आज अपनी माँ पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मोह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नज़र ही नहीं आ रहा। उधर तिलक की बातें सुनकर प्रीति ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर वह जो चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल प्रीति के चिकनी चुपड़ी बातें करके तिलक को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो तिलक प्रीति की हर बात का कायल था। एक दिन तिलक जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। प्रीति ने जब चेक किया तो देखा कि तिलक को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। प्रीति ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ न बताया और सारी रात तिलक की सेवा करने की ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो तिलक के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं कि तेरी तबीयत खराब है? अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में तिलक उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। बेचारी प्रीति ने रात भर जागकर मुझे दवाई दी और मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरी टांगें दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। तिलक के ऐसे कहने से मानो आशा की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। आशा जी करुण स्वर में बोली, बेटा
दरवाज़ा बंद होता है तुम्हारा। मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है। हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इतने में रमेश जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी सारी रात जाग कर तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले पर सो जाती थी, पर कभी उफ तक नहीं करती थी। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्ज़ाम के समय पर भी जब तू देर तक जागता था, तेरी माँ भी तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु उसने तो अपना दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान कर दी थी। और जब तूने प्रीति के साथ शादी करने की बात की थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी बचत से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ, ये कहकर तुझे अपने मोह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम ये बात समझ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी प्रीति रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह न करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में स्वाभाविक के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में नकार दिया। तिलक कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बहू बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको गांव में छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोनों लोग रात को घर पहुंचे। घर जाकर मन में ढेर सारा दुख लिए वो दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही बेटे और बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते हुए आए। सारे क्रिया कर्म के पश्चात तिलक ने घर को बेचने का फैसला कर लिया, ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वह घर पर तुरंत आए और तिलक से बोले, बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तिलक उनकी बात सुनने को तैयार न था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी हाथ क्यों नहीं लगाते थे? तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलते देखकर उसे डांट देते थे। वह तो उसे अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही तिलक ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे हुए दिखाई दिए। जब उसने वह कागज खोलकर देखे तो सोचा कि कुछ जमीन के जायदाद के कागज होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन पेपर पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले उन्होंने तिलक को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। तिलक का दिमाग झंझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही निकल गई
और पेपर छूटकर जमीन पर गिर गया। तिलक की ऐसी हालत देखकर जब प्रीति ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने तिलक और उसकी पत्नी के नाम कर दिए थे। अब तो तिलक शर्म से जमीन पर गिरा जा रहा था। यह आखिर क्या कर दिया मैंने? जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, एक नया जीवन दिया, मेरी सारी खुशियां और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया, उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में भी जगह न दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर, जो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें इज्जत से ना खिला सका। आज वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई प्रीति थोड़ी देर के लिए तो कुछ न बोल सकी, लेकिन खुद को संभाला तो तिलक से कहा कि गुनाहगार तो मैं हूँ, जो उम्र भर आपके माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलते रहे। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब किया भी किया जा सकता है। जब सब लोग चले गए तो वह वहां से उठकर तिलक माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे तो घोर पाप हो गया है। अपने बेटे होने तक का फर्ज मैं निभा नहीं पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला कि काश तुमने हमें ये जीते जी ये सम्मान दिया होता, थोड़ा सा प्यार दे दिया होता तो हम सुकून से मरते। अब जब तुम्हें अपने किए का पछतावा हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। तिलक अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ऐसे ही सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती थी। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद किया और फैसला किया कि वह उस घर को बेचेगा नहीं और वहीं पर एक वृद्ध आश्रम बनवाएगा और वहां रहने वालों के जीवन पर सेवा करेगा। कुछ लोगों का प्यार कभी कम नहीं होता और उन महान लोगों को माता पिता कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी माता पिता की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इन माता पिता की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।